हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये बेसिकली जो हाई कोर्ट सीरीज चल रहा है हमारा उसका ये तीसरा पार्ट है। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हम जो उच्च न्यायालय है हमारे डिफरेंट स्टेट्स के उसके जो जुरिस्डिक्शंस और पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है, किस तरीके से उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ओके उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की, तो ये देखिए ये सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी है या फिर हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है सेंटर के केस में देखें, तो उसी प्रकार हर एक स्टेट्स में जो होता है हमारे हाई कोर्ट्स सेंट्रल या फिर एपेक्स जुडिशियरी बॉडी होता है। ओके, तो उससे जुड़ी कुछ सिमिलरिटीज आपको भी देखने को मिलेंगे उनके पावर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइक द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद क्वाइट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के केस में है उसी तरीके से हमारे हाई कोर्ट्स को भी बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, ओके, ताकि ये इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का जो है ये एपेक्स जुडिशियरी बॉडी होता है या फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। एंड इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, साथ ही साथ जो है ये फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स के। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज वेस्टेड विद द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है पावर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के केस में भी था कि ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को इंटरप्रेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसी प्रकार हाईकोर्ट के पास भी ये पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इट हैज सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रूल्स, साथ ही साथ जो है ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं इनका सुपरविजन का पावर भी होता है। ओके, तो ये सुपरवाइज करते हैं लोअर कोर्ट्स को और कंसल्टेटिव रोल्स भी प्ले करते हैं। ओके, आगे हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में डिटेल्स। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है इसके रिगार्डिंग डिटेल प्रोविजंस, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस दौरान ये पता नहीं था कि कितने स्टेट्स होंगे, कितने हाई कोर्ट्स होंगे, क्या क्या उनका जो जुरिस्डिक्शंस कौन कौन से अंडर आएंगे। ओके, तो ये डिटेल्स उस टाइम पे इतना पता नहीं था। ओके, ग्रेजुअली जो है स्टेट्स का डिवीजन होके हाई कोर्ट्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ चुका है। ओके, 24 पे आ चुका है आज के डेट में अगर हम बात करें। तो ये जो डिटेल प्रोविजंस उसके बारे में ऐड करना या फिर लिखना कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो इसी वजह से ये एक रीजन हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसके रिगार्डिंग डिटेल प्रोविजंस बिल्कुल भी मेंशन नहीं किए गए हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। इट ओनली लेस द जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर टू बी सेम एज द इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये सिर्फ इतना कहता है कि जो जुरिस्डिक्शंस और पावर है हाई कोर्ट के दैट विल रिमेन सेम इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से जस्ट पहले जितना पावर्स और जुरिस्डिक्शन जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का था वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये इतना सिर्फ कहता है। साथ ही साथ जो है बट देयर इज वन एडिशन, उसके अलावा एक एडिशन भी हुआ है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स। ओके, तो हाई कोर्ट को रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन का एक एक्स्ट्रा पावर्स प्रोवाइड किया गया है। ओके, बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से एनफोर्स होने से पहले जो कुछ भी था वो सब इंक्लूडेड है इन इट्स जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखिए कैटेगराइज करें या फिर डिवाइड करें जो टोटल पावर्स हैं हाई कोर्ट्स के, तो हमें इसे जो 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, रेट जुरिस्डिक्शंस, एपिलेट जुरिस्डिक्शंस, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और साथ ही साथ जो है फाइनली कोर्ट ऑफ जुडिशियल और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये 7 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरा टोटल पावर्स हाई कोर्ट्स की। ओके, साथ ही साथ देखिए जैसे कि हमें पता है अभी हमने डिस्कशन किया, जो पावर्स होते हैं या फिर जुरिस्डिक्शन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं करते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है इससे रिलेटेड प्रोविजंस। तो इनके जो पावर्स, ये सारी पावर्स के सोर्सेज कहाँ से हैं उसके बारे में नजर डालते हैं। देखिए, द प्रेजेंट जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर गवर्न्ड बाय, तो ये जो सोर्सेज हैं कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनमें से कि ये सारे पावर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, सॉरी हमारे हाई कोर्ट के पास। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं उससे आते हैं। दूसरा जो है लेटर पेटेंट्स कुछ आते हैं। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ पार्लियामेंट एक्ट पास करके पावर्स देते हैं हाई कोर्ट को। कुछ एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से भी इनके पास पावर आते हैं। साथ ही साथ जो है इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेस हैं तो इनमें से जो भी पावर्स हैं हाई कोर्ट्स के मिलते हैं। ओके, तो ये जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में भी डिस्कशन किए थे कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो पावर उनके पास रहता है उसी प्रकार हाई कोर्ट्स के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पावर है। ओके, तो ये क्या होता है, इट मींस द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे द अपील, यानी कि डायरेक्टली ये पहले इंस्टेंस में ही किसी पर्टिकुलर केस या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के ऊपर हियरिंग कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नॉट बाय वे ऑफ अपील, यानी कि अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके,
लोअर कोर्ट से जाके हायर कोर्ट तक पहुंचना या फिर बाय द मीन्स ऑफ अपील पहुंचना कोई ज़रूरी नहीं है। ये खुद से ही अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो केस की सुनवाई करेंगे, डिसीजन देंगे, उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। ये जो डिफरेंट मैटर्स हैं इनके ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं हमारे हाई कोर्ट। ओके, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉस। तो ये जो डिफरेंट मैटर्स हैं, जैसे कि विल हो गया, एडमिरल्टी, मैरिज के ऊपर, डिवोर्स केसेस से रिलेटेड, कोई कंपनी लॉस रिलेटेड या फिर कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे जो टॉपिक्स से अगर कोई मैटर रिलेटेड हो, देन इन दैट केस द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज देयर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस। ओके, सेकंड अगर हम बात करें डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एमपीज होते हैं और जो एमएलएज होते हैं, उनके इलेक्शन डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट्स अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये याद रखें। तीसरा है रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स। ओके, ये जो एक्स्ट्रा पावर दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर भी अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एन एक्ट, ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन रिलेटेड कोई एक्ट हो, ओके, या फिर कोई ऑर्डर इशू की गई हो बाय द एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर भी ये फर्स्ट इंस्टेंस में हियरिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें, अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, देन इन दैट केस आल्सो द कोर्ट कैन टेक original jurisdictions. Okay, cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of constitution of its own file. Okay, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंटरप्रिटेशन की बात हो, ओके, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है, उसमें से केस ट्रांसफर की गई है या फिर ऑर्डर कोई ट्रांसफर की गई है टू द हाई कोर्ट, तो इन दैट केस रिगार्डिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की कोई बात है, तो इन दैट केस ऑल्सो ये अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली अगर हम देखें द 4 हाई कोर्ट्स जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। ओके, ये 4 हाई कोर्ट याद जरूर रखें। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शंस इन केस ऑफ हायर वैल्यूज। ओके, हायर वैल्यूज के केस में भी अगर कोई मैटर है रिलेटेड जिसमें कि हायर अमाउंट की बात आ रही है, देन इन दैट केस ऑल्सो सिविल जुरिस्डिक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे हाई कोर्ट्स। ओके, ये 4 हाई कोर्ट्स बेसिकली बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड दिल्ली। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। ओके, दूसरा जो पावर्स है वो है रिट जुरिस्डिक्शंस, यानी कि ये रिट्स इशू कर सकते हैं रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था। देखिए आर्टिकल 226 जो है, ओके, ये एम्पावर करती है हाई कोर्ट को ताकि ये रिट्स इशू कर सकें। ओके, जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, कोअरेंटो, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स हैं जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे भी डिस्कशन किए थे। तो फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए सारे रिट्स हाई कोर्ट से इशू कर सकती हैं। और ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 226 के अंडर प्रोवाइड किया गया है ये पावर, ओके, हाई कोर्ट्स को। साथ ही साथ जो है एक एक्स्ट्रा और पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स, देखिए ये जो है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए तो रिट्स इशू करेंगे ही, साथ ही साथ जो है फॉर एनी अदर पर्पस, किसी दूसरे पर्पस के लिए भी ये अपना रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे जब हम पढ़ेंगे, ओके, अगर हम बात करें जो रिट जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट का, ये ज़्यादा है या फिर एक्सटेंड इज मोर, ओके, और इज हायर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर देखेंगे आगे। ओके, द फ्रेज, देखिए ये जो फ्रेज लिखा गया है फॉर अदर पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस की जो हमने बात की, इट रेफर्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के साथ साथ ये किसी ऑर्डिनरी लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, ये किसी पर्सन, अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट को भी इशू कर सकते हैं, नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, जो कि इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के आते हैं उनके लिए न सिर्फ, बल्कि आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑल्सो रिट्स कैन बी इशूड। ओके, तो इनके अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के बाहर भी कोई आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी या फिर कोई पर्सन आ रहे हैं, और जो पर्टिकुलर केस है वो जो केस ऑफ एक्शन वो उनके जुरिस्डिक्शंस में अंडर आ रहा है, ओके, उसका जो कॉज है उनके जुरिस्डिक्शंस के अंडर आ रहा है, देन इन दैट केस रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई केस हुआ है, ओके, तो उसी स्टेट के जो हाई कोर्ट है वो दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी के रिलेटेड भी रेट्स इशू कर सकते हैं। ओके, कंडीशन सिर्फ यही है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उनके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, ओके, उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आना चाहिए। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज हमने जैसे कि देखा कि रिट जुरिस्डिक्शन का जो पावर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, तो ये बहुत शेयर करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी।
ओके तो ये एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है। आगे इट मीन्स व्हेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन आर वायलेटेड, देखिए अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है सिटीजन का, देन इन दैट केस जो पर्टिकुलर एग्रीव्ड पार्टी है वो आइदर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके हाई कोर्ट के केस में भी ये रिट्स इशू करके एनफोर्स करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हाउएवर द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। इस केस में जो है रिट जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें नॉर्मली, इस केस में हाई कोर्ट का पावर ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किस लिए, किस तरीके से, देखिए दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही रिट्स इशू कर सकती हैं, लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इशू करेंगे बल्कि साथ ही साथ जो अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं ओके उसके लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके दैट इज इट डज नॉट एक्सटेंड टू ए केस वेयर द ब्रीच ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट इज एलिज्ड, यानी कि इस केस में ऑर्डिनरी लीगल राइट केस में अगर रिट इशू करना हो तो उसका पावर हाई कोर्ट के पास है और ना लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इसका पावर नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रिट जुरिस्डिक्शन का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके इनका चंद्रा कुमार केस, तो ये केस के एक डिसीजन याद रखना, चंद्रा कुमार केस एक आया था 1997 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि बोथ द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं ओके वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसे आप डिमिनिश नहीं कर सकते या फिर हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। ओके सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी आउटस्टेड और एक्सक्लूडेड इवन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी आप उन्हें रिमूव नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सो दिस फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके आगे बढ़ते हैं, एपेलेट जुरिस्डिक्शन ओके दैट इज बाय मींस ऑफ अपील। ओके इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन दिया गया है उसके केस के रिगार्डिंग और वो पर्टिकुलर डिसीजन से खुश नहीं है, देन ही कैन अपील इन द हाई कोर्ट, तो वो उस डिसीजन के अगेंस्ट में, वो लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में एक अपील लेके हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, तो उसके अंडर इसे कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो उसके रिलेटेड जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं उसके क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ए हाई कोर्ट इज प्राइमरली कोर्ट ऑफ अपील, तो जैसे कि हमें अभी देखा कि जो हाई कोर्ट होता है इट्स प्राइमरीली ए कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जजमेंट दिए हैं और वो जजमेंट से, वो डिसीजन से आप खुश नहीं है, देन यू कैन अपील इन द हाई कोर्ट आल्सो। ओके फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। ओके इट हैज एपीलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो ये सिविल केसेस में भी अपील सुन सकते हैं और साथ ही साथ जो क्रिमिनल मैटर्स में भी अपना जो अपील फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो सुन सकते हैं। ओके देखिए, हेंस द एपीलेट जुरिस्डिक्शंस ऑफ ए हाई कोर्ट इज वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, यानी कि हाई कोर्ट की अगर हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें उससे इसका जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये ज़्यादा है। ओके यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये कुछ लिमिटेड प्रोविजंस के ऊपर ही अपना फर्स्ट इंस्टेंस में केस को हियर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये वाइडर है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यानी कि जैसे क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, तो ये सारे रेंज जो है वो ज़्यादा है इन केस ऑफ एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओके सिविल मैटर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से सिविल मैटर से रिलेटेड एपीलेट जुरिस्डिक्शन हो सकता है और उससे जुड़ी क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। ओके देखिए, फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एडिशनल कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, यानी कि कोई अगर फर्स्ट अपील हो रहा है, फर्स्ट अपील का मतलब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर लोअर हाउस यानी कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप डायरेक्टली अगर हाई कोर्ट में जाते हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो उससे हम कहेंगे फर्स्ट अपील। ओके तो फर्स्ट अपील का जो मैटर्स है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट सुन सकता है ऑन बोथ क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो इस केस में जो है, अगर आप फर्स्ट अपील कर रहे हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपका जो क्वेश्चन होगा दैट कैन बी बेस्ड ऑन लॉ और फैक्ट, ये दोनों सुनेंगे। ओके क्वेश्चन ऑन लॉ भी सुनेंगे या फिर क्वेश्चन ऑन फैक्ट भी आप अपील कर सकते हैं। इफ द अमाउंट एक्सीड्स स्टिपुलेटेड लिमिट, अगर वो जो पर्टिकुलर अमाउंट, अगर जैसे कि कोई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है ओके तो उस केस में वो पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, देन इन दैट केस आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट। और ये जो अपील होगा ये बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड अपील। सेकंड अपील बेसिकली क्या होता है, अगर
सपोज फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोई डिसीजन देते हैं और उस पर्टिकुलर डिसीजन से आप खुश नहीं है, देन आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील ना करके आप उसके हायर कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील करते हैं। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिसीजन से भी अगर आप खुश नहीं है, देन सेकंड चांस में आप जाके हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो इन दैट केस इसे सेकंड अपील माना जाएगा। ओके, और सेकंड अपील के केस में रिगार्डिंग एक प्रोविजन की जो सेकंड अपील होगा उस केस में आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिगार्डिंग ही आप अपील कर सकते हैं, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये जो एक्सेप्शन है, ये जो डिफरेंस है, ये जरूर याद रखें। फर्स्ट अपील में यू कैन अपील ऑन बोथ क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। ओके, और जो सेकंड अपील होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यू कैन अपील ऑन द केस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आप अपील नहीं कर सकते अगर आप सेकंड अपील कर रहे हैं। ओके, हाई कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रोविजंस भी हैं, देखते हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 3 हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि हमारे फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स हैं, आप जैसे याद रख सकते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट। तो इनका एक प्रोविजन है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील्स भी ले सकते हैं, यानी कि विद इन द कोर्ट ये अपने डिसीजन के ऊपर अपील कर सकते हैं। एक बेंच ने या फिर एक जज ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन सुनाई है, तो उसी कोर्ट के अंदर ही उनका उसी डिसीजन के ऊपर अपील हो सकता है। ओके, दैट इज व्हेन ए सिंगल जज ऑफ ए हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड ए केस, कोई पर्टिकुलर एक जज कोई केस डिसाइड कर चुके हैं, एंड अपील फ्रॉम सच ए डिसीजन लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट में ही उसका अपील सुना जा सकता है। ओके, एक और पॉइंट देखिए, अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या फिर कोई दूसरा जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके भी जो अपील्स होंगे, उनके डिसीजंस के भी जो अपील्स होंगे, वो भी स्टेट हाई कोर्ट्स में सुने जाएंगे। और एक और बात याद रखिए, ये जो प्रोविजन है 1997 में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दिया था कि रूल दैट द ट्रिब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू रीट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो दे आर सब्जेक्टेड टू द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि उनके ऊपर भी रीट्स इशू किए जा सकते हैं बाय द हाई कोर्ट्स। कॉन्सिक्वेंटली ये कहा गया, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एग्री पर्सन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, यानी कि कोई ट्रिब्यूनल्स अगर कोई डिसीजन देते हैं तो उनके अगेंस्ट में, वो डिसीजन के अगेंस्ट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपको पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आप खुश नहीं हो, देन यू कैन अल्टीमेटली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डायरेक्टली आप ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये जो प्रोविजन आया था ये 1997 में आया था। ओके, तो और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में ही पहले अपील करना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गए सिविल मैटर्स के रिलेटेड। आप देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स से क्या क्या रिलेटेड प्रोविजंस है। अपील्स फ्रॉम द जजमेंट्स ऑफ सेशन कोर्ट्स एंड एडिशनल सेशन कोर्ट्स, देखिए ये जो सेशंस कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट्स एक ही होते हैं। ओके, लेकिन जब वो सिविल मैटर्स सुनते हैं उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, और जब ये क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर सुनवाई करते हैं, यानी क्रिमिनल मैटर्स सुनते रहते हैं, देन इन दैट केस उसे हम सेशंस कोर्ट्स कहते हैं, लेकिन ये एक ही होते हैं। ओके, तो अगर हम सेशंस कोर्ट की बात करें या फिर कोई एडिशनल सेशंस कोर्ट्स की बात करें, इनके जो अपील्स होते हैं, इट लाइज टू द हाई कोर्ट्स इफ द सेंटेंस इज ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सॉरी ये जो सेशंस कोर्ट्स होते हैं, अगर ये कोई पर्टिकुलर डिसीजन देते हैं जिसमें कि वो जो पनिशमेंट देंगे या फिर जो डिसीजन देंगे उसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगा 7 साल से ज़्यादा, अगर 7 years से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट वाला कोई डिसीजन देते हैं, देन इन दैट केस वो जो एग्रीव्ड पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन है, वो अपील कर सकते हैं इन हाई कोर्ट। ओके, ओनली इन दिस केस। साथ ही साथ जो है, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ए डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय सेशन कोर्ट और एन एडिशनल सेशन कोर्ट शुड बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर कोई सेशन कोर्ट कोई डेथ सेंटेंस या फिर कोई मौत की सजा सुनाती है, देन इन दैट केस ऑब्वियसली वी कैन से ऑटोमेटिकली वो जो डिसीजन है, वो जो अपील है, वो हाई कोर्ट के पास जाएगी, और उस केस में हाई कोर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डेथ सेंटेंस के ऊपर। ओके, हाई कोर्ट के कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ये जो डेथ सेंटेंस है ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, एंड प्रायर टू दैट ये नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉइंट याद रखिए, ये जो जब भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है, देन ऑटोमेटिकली ये जो अपील ये हाई कोर्ट के पास चला जाता है। इस केस में जो कन्विक्टेड पर्सन को अपील करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर्स, जिस केस में कि अगर कोई सेशन कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन दिया है जिसमें कि डेथ पेनल्टी हो, ओके, या फिर डेथ सेंटेंस हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन सम केसेस, देखिए इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं। द अपील्स फ्रॉम द जजमेंट्स ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स और मैजिस्ट्रेट्स जो कि जुडिशियल लाई टू द हाई कोर्ट। ओके, तो असिस्टेंट सेशन जजेस, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इनके भी डिसीजंस के ऊपर अपील किए जा सकते हैं कुछ प्रोविजन से रिगार्डिंग
हाई कोर्ट्स में। ओके, तो ये जो प्रोविजन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। आगे देखते हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शंस के ऊपर। ओके, एक और पावर जो है हाई कोर्ट का। सो ए हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि पर्टिकुलर स्टेट में जो हमारे हाई कोर्ट होता है वो एपेक्स बॉडी होता है, एपेक्स जुडिशियल बॉडी होता है। ओके, तो उनके पास एक पावर रहता है कि ये सुपरवाइज कर सकते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को। ओके, एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर जितने भी कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं उनके ऊपर ये सुपरवाइज करते हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट से ट्रिब्यूनल या एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ के। ओके, देखते हैं 10 में। तो ये जो उनके जो ये इससे पावर के अकॉर्डिंग, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के पावर के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम। ओके, ये रिटर्न के लिए कॉल कर सकते हैं। मेक एन इशू जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम, यानी कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये जो कोर्ट्स हैं, ये कैसे काम करेंगे, किस रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे काम करेंगे, वो सब कुछ हमारे हाई कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं और उन्हें सुपरवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स आर टू बी केप्ट विद, ये जो बुक्स एंट्रीज अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे ये भी प्रेस्क्राइब करेंगे हाई कोर्ट। सेटल द फीस पेएबल टू द शेरिफ्स, क्लर्क्स, ऑफिशियल्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स, तो इनको क्या फीस मिलेगा, किस तरह के कुछ सैलरीज वेजेस दिए जाएंगे, ये सारी बातें जो है हाई कोर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं अंडर इट्स पावर ऑफ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए द पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड, बिकॉज ये देखिए ये जो सुपरिंटेंडेंस का पावर ये बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड सेंस में अगर हम डिटेल्ड है ये इसके ऊपर अगर हम देखें तो इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वेदर दे आर सब्जेक्टेड टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट और नॉट, यानी कि ये उसके उसी पर्टिकुलर स्टेट में, यानी कि उस हाई कोर्ट के जितने भी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं सबके ऊपर ये लागू होता है। ओके, सबके ऊपर ये सुपरिंटेंडेंस कर सकते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन को सब्जेक्टेड है या नहीं है। ओके, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ रहा है देन वो हाई कोर्ट का पावर है कि वो इसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस या फिर अपना सुपरवाइजरी पावर्स एनफोर्स कर सकता है। इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस, यानी कि जो सुपरिंटेंडेंस की अगर हम बात करें ये ना सिर्फ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस को देखती है, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर कोर्ट के या फिर ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी मैटर्स को ये सुपरवाइज करेंगे। इट इज ए रिविजनल जुरिस्डिक्शन, तो ये रिविजनल जुरिस्डिक्शन करते हैं हाई कोर्ट्स अपने। ओके, इट कैन बी शो मोटो, ओके ये शो मोटो भी हो सकता है, यानी कि ऑफ इट्स ओन, खुद से ही ये एक नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। और इसमें जो बेसिकली है, अगर कोई इससे लगता है, यानी कि हाई कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में या फिर कोई ट्रिब्यूनल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, देन ये अपना सो मोटो एक्शन यानी कि खुद की तरफ से एक्शन ले सकता है और डिसीजन सुना सकता है, और इस केस में कोई पार्टी अपील करने की कोई जरूरत भी नहीं रहती। ओके, However, this power does not vest the High Court with an unlimited authority. ये सब पावर्स हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट्स के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड ऑथोरिटी है रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ओके, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। ये जो सुपरविजन पावर है ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो कि अप्रोप्रिएट केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस में आप यूज कर सकते हैं, ना कि ऑलवेज। यूजुअली इट इज लिमिटेड टू, नॉर्मली कौन कौन से केसेस तक लिमिटेड है, देखिए एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बाहर वो कोई डिसीजन दे रहे हैं, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई डिसीजन दे रहे हैं या कोई जजमेंट सुन रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आप सुपरवाइज कर सकते हैं। ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा हो, एरर ऑफ लॉ, कोई लॉफुली कुछ एरर हुआ है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप सुपरवाइज करके उनको रेगुलेट कर सकते हैं। डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, अगर आप सुपीरियर कोर्ट्स या फिर हायर कोर्ट्स के जो लॉ को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं, इन दैट केस परवर्स फाइंडिंग्स, यानी कि जो परवर्स फाइंडिंग है, इनकरेक्ट फाइंडिंग्स अगर कुछ पाए जाते हैं, कोई भूल हुई हो। ओके, मैनिफेस्ट इनजस्टिस, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट या फिर कह सकते हैं हम इनजस्टिस हुआ हो, तो इस केस में भी आप ये अपना जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एक और पावर है देखिए फ्रेंड्स हाई कोर्ट का कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल भी करेंगे। ओके, तो इन एडिशन टू इट्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन के साथ और जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के साथ साथ ये हाई कोर्ट्स और जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ओके जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके ऊपर ये अपना कंट्रोल भी बना सकते हैं। इट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड अदर पावर्स होते हैं। दे इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या है वो सब कंट्रोल्स देखते हैं।
पहला जो है इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जब भी डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर हो, उनके पोस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर प्रमोशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, देन इन दैट केस हाई कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ता है गवर्नर को। ओके, एंड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट्स। तो अगर कोई जुडिशियल सर्विस के रिलेटेड कोई किसी को अपॉइंटमेंट करना है गवर्नर को, then he should consult the high courts first. Okay, it deals with the matters of posting, promotion, grant of leave, transfer and discipline of the members of judicial service of the states. तो कोई भी मेंबर्स जो जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड हो, उनकी अगर पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव जो करनी है तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, तो इनके पास पूरा कंट्रोल होता है। इट कैन विड्रॉ ए केस पेंडिंग इन ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये कोई एक सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इफ इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो पावर हमारे हाई कोर्ट के पास है, उसको यूज करके ये क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा केस आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का कोई टॉपिक आ रहा है, कोई मैटर आ रहा है, देन इन दैट केस ये लोअर कोर्ट से किसी केस को, किसी पेंडिंग केस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, इट कैन देन आइदर डिस्पोज ऑफ केस इटसेल्फ और डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इट्स जजमेंट। और ये खुद के जजमेंट देके उसे वापस उसी कोर्ट पे भेज सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दैट कोर्ट विल गिव द डिसीजन। ओके, इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये जो भी लॉ इशू करेंगे ये बाइंडिंग रहेगा, कंपलसरी रहेगा सारे के सारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि इसके अंडर, इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। ओके, इन द सेम सेंस एज द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज होते हैं वो सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग रहते हैं, उसी प्रकार एक स्टेट में जो हाई कोर्ट्स के लॉ होंगे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके अंडर के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, अदर कोर्ट्स होंगे, ओके, सेशंस कोर्ट्स होंगे, उन सब के ऊपर ये बाइंडिंग रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसे हम एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, देखिए एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज 2 पावर्स। इनके पास 2 पावर्स बेसिकली होता है। पहला जो है देखिए, द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, यानी कि जो भी जजमेंट्स दिए जाएंगे, प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी एक्ट्स होते हैं, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनसे रेफरेंस लेके डिसीजंस सुनाया जा सके। ओके, उससे सिमिलर टाइप ऑफ केसेस में। तो दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, यानी कि इन्हें एक एविडेंट के तौर पर फ्यूचर केसेस में यूज किया जा सके, एंड कैन बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। साथ ही साथ जो है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के केस में भी हेल्पफुल हो सके। ओके, जब भी जरूरत पड़े तो इसके बेसिस पे या फिर इन्हीं रिकॉर्ड को रेफरेंस के तौर पे यूज करके अपना डिसीजन दे सकें। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। लीगल प्रेसिडेंट्स और लीगल रेफरेंस के तौर पे ये जो रिकॉर्ड्स हैं इन्हें यूज किया जा सकता है। सिमिलरली इट इज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, ओके, कोर्ट को डिसोबे करता है या फिर इनके जो अथॉरिटी या ऑनर है इनसे डिसरिगार्ड करते हैं, तो इस केस में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में किसी को पनिश भी कर सकते हैं, आइदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल जेल हो सकता है, या फिर फाइन और विद बोथ। तो फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। साथ ही साथ जो है एक्सप्रेशन देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब हम बात करते हैं, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया। हाउएवर द एक्सप्रेशन हैज बीन डिफाइंड विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फ्रेज हम यूज कर रहे हैं, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1971 है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट है अंडर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इट मे बी सिविल और क्रिमिनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। देखिए अगर सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, देखिए फर्स्ट टाइम सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट। अगर कोई कोर्ट के जजमेंट को आप डिसोबे कर रहे हो, नहीं मानने से इनकार कर रहे हो, कोई रीट इशू हुआ है, कोई ऑर्डर इशू किया है, या फिर कोई प्रोसेस है कोर्ट का, उसे आप मानने से इनकार कर रहे हो, डिसोबे कर रहे हो, तो उसे हम सिविल कंटेम्प्ट के केस में कंसिडर किया जाएगा। ओके, कोई अंडरटेकिंग है उसे आप नहीं मान रहे हो, देन इट विल बी ए सिविल कंटेम्प्ट। ओके, आगे फिर क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस ए पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? अगर कोई पब्लिकेशंस आप कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कि इट स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो रही है या फिर वो डिस्टर्ब हो रही है, डिसफिगर हो रही है। ओके, प्रेजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ओके, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इंटरफेयर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, किसी भी तरीके से जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के जो मैटर्स हैं उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं और उसे ठीक से होने नहीं दे रहे हैं, उसे भी आप एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तौर पे माना जाएगा बाय द कोर्ट, और उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। ओके, हाउएवर द इनिशियल पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सम मैटर affairs and accurate report of judicial proceedings
fair and reasonable criticism of judicial acts and comments on the administrative side of the judiciary does not amount to contempt of court। लेकिन अगर आप एक इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हैं, फेयर और ट्रूथ को दिखा रहे हैं, ओके, फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो इन दैट केस या फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिपोर्ट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करें तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी। ओके, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन डिसीजन। तो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनके पास ये भी पावर है कि ये खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं और उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ओन डिसीजन या फिर जजमेंट को, इवन दो नो स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू इज कन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्हें कोई रिव्यू वाला पावर, स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू नहीं दिया गया है, लेकिन ये अपना डिसीजन खुद रिव्यू कर सके, करेक्शन कर सकते हैं खुद का डिसीजन। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड हैज बीन स्पेसिफिकली कन्फर्म्ड विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में ये जो पावर रिव्यू का, खुद के डिसीजन को रिव्यू करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई ऐसी पावर नहीं मिली है, फिर भी ये उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, फाइनली द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है और साथ ही साथ जुडिशियल हमारे हाई कोर्ट्स के पास भी होता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये जो पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का, ये क्या करती है, बेसिकली एग्जामिन करती है कि जो संवैधानिकता, संविधान के हिसाब से कितना सही है, क्या ये संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, उसे वायलेट तो नहीं कर रही है, उसको चेक करते हैं। अगर कोई लॉज बनाती है हमारे लेजिस्लेचर या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमारी इशू करती है, तो उसको ये क्वेश्चन करती हैं, चेक करती हैं बेसिकली। ओके, कि ये कितना दूर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। अगर ये सही नहीं है देन इसे नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। ओके, ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, उसके किसी भी प्रोविजंस को हर्ट कर रहे हैं, दे कैन बी डिक्लेयर इलीगल। उसे इलीगल डिक्लेयर करना, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर करने की जो पावर है, ये भी हाई कोर्ट के पास है बिल्कुल। ओके, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट, तो ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी या फिर एनफोर्स नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोन वर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे प्रोविजंस हैं आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226V एक्सप्लिसिटली कॉन्फर, ये आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग ये जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये हाई कोर्ट्स को मिलता है। ओके, बेसिकली आगे बढ़ते हैं। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। तो ऐसे कैसे, अगर ऐसे मतलब खुद की मर्जी से आप किसी भी एनैक्टमेंट्स को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस, कुछ ग्राउंड्स हैं, अगर वो ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग ही आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। तो वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? अगर कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव लॉज या फिर कोई लॉ या फिर एनैक्टमेंट ऑर्डर इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स को, हर्ट करता है, वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो कि पार्ट 3 के अंडर आते हैं, देन इन दैट केस उसे दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। उसके ऊपर आप रिव्यू करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी व्हिच इज फ्रेम्ड। अगर कोई ऐसा अथॉरिटी इसे बनाई है जिसके कि वो पर्टिकुलर पावर के बाहर है, यानी कि कोई ऐसा डिसीजन या फिर कोई ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर रहा है जो कि उनके पावर के बियॉन्ड है, ओके, उनके पावर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो उनके जो पावर है उसके बाहर है, तो इन दैट केस ऑल्सो उसके ऊपर आप इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे डिक्लेयर कर सकते हैं रिव्यू करके। इट इज रिप्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में अगर कोई एक्ट या फिर लॉ या फिर ऑर्डर आ रहा है, देन इन दैट केस इन 3 केस में, इन 3 ग्राउंड्स में आप कोई लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज कर किया जा सकता है इन द हाई कोर्ट। ओके, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 curtailed द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये जो अमेंडमेंट आया था 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था, इसने क्या किया, कंट्रोल कर दिया, रिड्यूस कर दिया था जुडिशियल रिव्यू के जो पावर हाई कोर्ट का। ओके, लेकिन इट डिवाइड द हाई कोर्ट्स फ्रॉम कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ। अभी हमने जैसे कि देखा कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सेंट्रल लॉ के ऊपर भी और साथ ही साथ जो स्टेट लॉ के ऊपर भी अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट आया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट से ये पावर छीन ली गई थी कि ये सेंट्रल लॉ के ऊपर कोई अपना जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो ये पावर जो वो ली गई थी, ओके, वापस ले ली गई थी। लेकिन 43rd अमेंडमेंट जो कि 1977 में आया, इसने फिर से वो पावर जो कि सेंट्रल लॉज के ऊपर भी हाई कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, वो पावर वापस इन्हें रिस्टोर कर दी। ओके, तो ये जरूर याद रखें, 42nd अमेंडमेंट में ये पावर छीन ली गई थी फ्रॉम द हाई कोर्ट
लेकिन 43rd अमेंडमेंट में 1977 नेक्स्ट ईयर में उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। ओके, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।